हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देख रहे हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस की पूरी सीरीज, और इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस। चाहे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो, सेकंड ऑर्डर एनालिसिस हो, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर जो है, आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा प्रॉपर वे में। तो अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर के बिहेवियर्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। ट्रांजिएंट बिहेवियर किसकी वजह से आ रहा है, इंडक्टर किस चीज़ को अपोज करता है, कैपेसिटर किस चीज़ को अपोज करता है, और 4 अलग अलग कंडीशंस पर जो मैंने टाइम के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है, उसका एनालिसिस आप लोगों के लिए एकदम प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरूर से बता दूं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आज पढ़ने वाला है। एक्चुअल एनालिसिस का पोर्शन आज ही की क्लास में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट, यानी फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक है आज का फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट। आरएल सर्किट, ठीक। तो भाई आरएल सर्किट का हम लोग रिस्पांस जो है उसको समझेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिस्पांस उसका देखेंगे कि किस तरीके से ये रिस्पांस होता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, सारा कुछ समझेंगे। पूरा डिटेल डेरिवेशन कराऊंगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम के स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए या कंप्लीट डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से आता है आपके क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो आरसी सर्किट्स को समझना और इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड देन आरएलसी यानी कि सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल हम लोग बनाएंगे वो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा बेसिक से आप लोग पढ़िएगा एकदम मस्त तरीके से। वैसे ही मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो पिछले 2 वीडियो देखेंगे तो समझ आएगा कि मैंने एकदम बेसिक एलिमेंट्री लेवल से बताया हुआ है सब कुछ। ठीक, ट्रांजिएंट एनालिसिस को कितने तरीके से कर सकते हैं? बेसिकली 2 मेथड्स हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस जब भी आप परफॉर्म करते हैं, इट कैन बी डन इन 2 फॉर्म्स, ईदर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, पहले डिफरेंशियल से बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो लिखते हैं कि ट्रांजिएंट एनालिसिस can be done in या by 2 methods, by 2 methods। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं? तो एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, and the second one is Laplace transform। Laplace transform, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, CFPI, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ। तो आई होप आप लोग ये चीज़ पढ़ के आए होंगे। और आज की पूरी क्लास में और अगली क्लास में भी मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से ही मेजर चीज़ें पूरी बनाना सिखाऊंगा। इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लास्ट में जब आप ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन से आरएल, आरसी, आरएलसी तीनों पढ़ लेंगे, तब फिर लास्ट में मैं इसी चीज़ को आपको लैप्लास से करके दिखाऊंगा कि एक तरीका और होता है और वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, डन। तो पूरा फोकस हमारा किस पे रहेगा आज? डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस। क्यों ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं, सोचा क्या कभी? या सीधे कॉपी पेन उठा के डेरिवेशन करने लग गए? ट्रांजिएंट एनालिसिस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अब क्या हो गया ना, अभी तक इससे पहले हमारी सर्किट में फिक्स्ड एलिमेंट्स रहा करते थे, फिक्स सोर्सेज रहा करते थे, कोई स्विच वगैरह नहीं थे। जब हम पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल में जब डीसी नेटवर्क पढ़ रहे थे तो अब क्या हो गया, हमारी सर्किट के अंदर 2 चेंजेस हो गए। सबसे पहले सडन एप्लीकेशन ऑफ सोर्स या सडन रिमूवल ऑफ सोर्स जो है वो होने लग गया बिकॉज ऑफ स्विचिंग। और दूसरा, हमारे पास अब एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स आ गए सर्किट के अंदर। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी टाइप का अपोजिशन ऑफर करते हैं, ईदर टू द सडन चेंज ऑफ करंट और सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। इन अपोजिशंस की वजह से हमको टाइम फ्रेम के हिसाब से, टाइम डोमेन के हिसाब से एनालाइज करना पड़ता है कि सर्किट कब कैसी बिहेवियर शो कर रही होगी। तो हमको दिखाई दिया पिछली बार कि इंडक्टर का केस लिए तो हमको समझ में आया कि इनिशियली वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है, एक ओपन सर्किट के जैसे बिहेव किया। स्विचिंग के बाद जो है, केस 1 में हम लोग देख रहे थे, तो स्विचिंग के बाद जो है वो किसकी तरह बिहेव किया, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव किया। तो ये जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ऐसी कैपेसिटर के केस में हम लोग देखें कि भाई शॉर्ट एंड देन फिर अल्टीमेटली ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। तो ये सारा चीज़ हमको समझना होता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स।
ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हमको ट्रांजिएंट्स को एनालाइज करना होता है कि वो जो शॉर्ट पीरियड है, वो जो शॉर्ट ट्रांजिएंट या शॉर्ट जो डिस्टर्बेंस का पीरियड है, उसमें हमारी सर्किट में क्या चल रहा होगा, क्या बिहेवियर हो रहा होगा सर्किट का, वो समझने के लिए ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ और आप पढ़ के भी आए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, तो मैं क्विक सा रिवीजन आपको इसमें करा देता हूँ। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें, अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो हमको पता है कि जब भी हम R प्लस एल सर्किट यूज करें या फिर हम R प्लस सी सर्किट यूज करें, रजिस्टर ट्रांजिएंट का कारक नहीं होता, रजिस्टर की वजह से कोई ट्रांजिएंट का सीन नहीं है, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स की वजह से ट्रांजिएंट्स का सीन है। ठीक है, तो R प्लस एल हो या R प्लस सी हो, दोनों ही क्या है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देने वाले सर्किट्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यील्ड करते हैं। याद रखने का और कोई तरीका, जितने प्रकार के एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स लगे होंगे सर्किट में, उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है आरएल में, एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है ना, एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, आरसी है, एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके जगह पे अगर मैं आपको आर एल सी सर्किट बोलता तब क्या होता, तब यहां मिलता आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड सर्किट, यानी कि आरएल सर्किट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आरएल का एनालिसिस करेंगे, टाइम डोमेन पे फर्स्ट ऑर्डर का एनालिसिस देखेंगे इसका। चलो ठीक है भाई, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसा है इसके बारे में बेसिक। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, कुछ ऐसा दिखता है। एक सॉल्व करके मैं बता देता हूं आपको, तो जो बच्चे रिवाइज नहीं भी कर पाए थे डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन, उनको भी ये पोर्शन समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए। सो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ वाई प्लस ए ऑफ वाई इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स। अब सोचेंगे आपकी एक्स वाई क्या क्या चीज है। देखो एक्स जो है ना, दिस इज इनपुट, जो भी चीज का इनपुट हम दे रहे होंगे दैट इज एक्स। वाई क्या है सर, वाई इज द आउटपुट। ए और बी क्या है, ए एंड बी जो है दे आर नथिंग बट कॉन्स्टेंट्स। ए और बी जो है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अगर मुझे किसी सर्किट में ये चीज शो करना है कि भाई सोर्स फ्री सर्किट है, सोर्स नहीं है, सोर्स का रिस्पॉन्स जीरो है। सोर्स नहीं है इसका मतलब क्या है, इनपुट जीरो है। इनपुट जीरो है अगर मुझे शो करना होगा तो मैं एक्स को यहाँ जीरो दिखाऊंगा। तो अगर मेरा इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू जीरो लिखा होगा, दैट विल मीन कि भाई हमारी सर्किट जो है वो सोर्स फ्री सर्किट है, या अभी सोर्स नहीं कनेक्टेड है इसके अंदर। समझ गए क्या। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू जीरो शो कर रहा हूँ, दैट मीन्स देयर इज नो सोर्स। ठीक है, लिख देता हूं इस पॉइंट को, if no source then dy by dt plus ay will become equal to 0, ताकि जब मेरी इक्वेशन ऐसे बनेगी तो आपको समझ आएगा, आपको पता रहेगा कि ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है, चलिए भाई ये पॉइंट डन है। तो अब आप क्या इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं क्या कि ये कौन सा वाला रिस्पॉन्स है, क्या ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है सर्किट का या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सोर्स है नहीं, सोर्स है नहीं और उस केस में भी y मिल रहा है मुझको। ये देखिए y इज व्हाट, आउटपुट। दैट मीन्स किसकी वजह से, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जो है वो एक सोर्स की तरह बिहेव करके आउटपुट दे रहा है। मतलब ये कौन सा रिस्पॉन्स होगा, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ही है। ठीक है, इट इज डेफिनेटली द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो हमको मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है, हमारे एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट की वजह से मिल रहा है। सो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। समझ जाएंगे आप इसको, सिर्फ इस इक्वेशन को देख के आपको समझ आ जाएगा ना ये चीज। ठीक है, मतलब एल या सी जो है एनर्जी को डिलीवर कर रहे हैं हमारी सर्किट पे, ये खुद एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को देख के आपको पहचानना जो है वो सीखते जाना है। तो ये बुक्स वगैरह में कई बार ये चीज नहीं बताता है,
लेकिन अब आपको ये इक्वेशन देख के पता चल जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप देख के बता दोगे कि अच्छा मतलब यहाँ पे सर ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दिख रहा है सर्किट का। ठीक है, कभी कभी इसी को आपको टेम्पररी रिस्पॉन्स के नाम से पूछेगा, नेचुरल रिस्पॉन्स के नाम से दिया लिखा रहेगा, तो हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा लिखा, इक्वल टू जीरो को नेचुरल रिस्पॉन्स क्यों बोल रहा है, ये रीजन है इसका। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए इनपुट प्रेजेंट है, तो इफ सोर्स और इनपुट इज प्रेजेंट, इफ द सोर्स और इनपुट इज प्रेजेंट, तब क्या हो जाएगा, तब तो सिंपल सी बात है कि फिर dy बाई डी टी प्लस ए वाई बिकम्स इक्वल्स टू बी एक्स। एक्स जो होगा यानी कि इनपुट जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, सोर्स लगा हुआ है, सोर्स का रिस्पॉन्स जो है वो हमको मिल रहा है। कौन सा रिस्पॉन्स कहलाएगा ये ट्रांजिएंट है कि स्टेडी स्टेट है? तो आपका आंसर राइट है, फोर्स्ड रिस्पॉन्स, यानी कि इट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा चीज़ कवर करवा दूंगा आपको आरएल का, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। तो ओवरऑल अगर कंप्लीट रिस्पॉन्स की मैं बात करूं तो कैसे निकलेगा? सो वी कैन गेट अ कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम विल बी इक्वल टू इट्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। लिख सकते हैं ऐसा, ट्रांजिएंट प्लस दिस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, इसके सम के फॉर्म में हमको मिलेगा। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हमको सी एफ और पी आई यील्ड करके देता है। ठीक है, मैंने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के फॉर्म में बताया था आपको कि होमोजीनियस है ओनली सी एफ, नॉन होमोजीनियस है सी एफ पी आई, दोनों मिलेगा आपको इस फॉर्म में। ठीक है, तो वो आपको याद होगा आई होप। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के एंड पे हमको सी एफ और पी आई मिलता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है, इसी से कंपेयर करते हुए भी आप बता सकते हो, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यील्ड्स सी एफ प्लस पी आई। ये भी बात हमको समझ आती है। ठीक है, सी एफ और पी आई के कॉम्बिनेशन में मिलता है। सी एफ को आप अपने याद रखने के लिए, सी एफ को आप समझिए कि इट इज द एल एच एस पार्ट ऑफ द इक्वेशन। इसको लिखिएगा मत, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में और आप इसको डिराइव करने जा रहे होंगे, ये सब चीज़ें बता रहे होंगे, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आपके समझने के लिए, इसको वहाँ आंसर शीट पर नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये आपके समझने के लिए। सी एफ इज द एल एच एस पार्ट एंड पी आई इज द आर एच एस पार्ट, इक्वल टू के उस तरफ जो लिखा हुआ है। ठीक है, दैट आर एच एस पार्ट इज योर पी आई। इससे आप ये आपको पी आई को इंडिकेट करेगा। मतलब ये पी आई जो है ये इंडिकेट करता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को, सी एफ का पोर्शन जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इंडिकेट करता है। ये सब आपके याद रखने के लिए। ठीक है, ये समझ जाएंगे। तो अगर सपोज कर लो, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके होंगे तो ये सब आपको आता होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है डी वाई बाई डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स है। ठीक है, और हमको y की वैल्यू पूछता है यहाँ से, यानी आउटपुट जो है यानी कि जो रिस्पॉन्स है वो हमको फाइंड करना है। सिंस इनपुट इज प्रेजेंट, अब इसके दो चीज़ें निकल के आएंगी यहाँ से, सी एफ भी निकलेगा, पी आई भी निकलेगा। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो इफ आई से कि इनपुट इज नॉट प्रेजेंट, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि इफ x इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स नो इनपुट, ये सिचुएशन होता है। बताइए क्या होगा फिर y? If x is equal to 0, then y will be given as k e raised to the power minus alpha t या minus a t। ये क्या यील्ड किया, ये कौन सा रिजल्ट है, सी एफ है कि पी आई है? देखिए इनपुट नहीं प्रेजेंट है, थोड़ा सा कंक्लूजन पे दिमाग लगाइए। इनपुट प्रेजेंट नहीं है, फिर भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। आउटपुट कौन दे रहा होगा? रिस्पॉन्स जो एनर्जी स्टोर करके रखा है एलिमेंट, उसकी स्टोर्ड एनर्जी अब मिल रही है हमको सिस्टम में एज आउटपुट। तो इसका मतलब वो डिलीवर कर रहा है। इसका मतलब कौन सा रिस्पॉन्स है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है या नेचुरल रिस्पॉन्स है सिस्टम का। सो दिस शुड बी द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मतलब सी एफ। सो दिस इज व्हाट, ये आपको सी एफ मिला और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ऐसे समझना है हमको। समझ जाएंगे इस चीज को। तो सी एफ मिल गया, ट्रांजिएंट मिल गया, के ई रेज टू द पावर
माइनस अल्फा टी। के क्या चीज़ है यहाँ पे? इनिशियल कंडीशन को शो कर रहा है। इसको कैलकुलेट करना बताऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। ऑल्सो इफ द इनपुट इज प्रेजेंट, मान लो इनपुट प्रेजेंट है, मतलब x जीरो नहीं है, बी एक्स अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। तो फिर क्या होगा? मतलब इनपुट प्रेजेंट है, इसका मतलब dy बाई डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। क्या दिक्कत है? अगर ये है तो इस केस में आपका रिजल्ट आएगा ना भाई, अभी इनपुट अवेलेबल है। तो फाइनली यू विल गेट y इज इक्वल टू वाई पी प्लस वाई सी एफ। तो सी एफ ना लिख के, अब सी एफ की वैल्यू तो है हमारे पास, इसको पुट कर देता हूँ, के ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी। ये होगा हमारा कंप्लीट रिस्पॉन्स। दिस विल बी द कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगर ये पोर्शन समझ में आ गया तो आपको ट्रांजिएंट का पोर्शन बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। अब इसमें से जल्दी जल्दी बता दीजिए, पी आई कौन सा वाला आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ठीक है। सी एफ कौन सा वाला आइडेंटिफाई कर रहे हैं? पूछेगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कौन सा है? दिस इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कौन सा वाला है? सॉरी, रॉन्ग। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ये है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ये है। दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। याद करने के हिसाब से, यस, अभी जब शुरू में समझ रहे हैं और भूल जा रहे हैं बार बार, उसको समझने के हिसाब से मैं बता दूं, जहां पर भी एक्सपोनेंशियल डिके या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कुछ भी चीज एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर दिख रही है तो ये सिर्फ ट्रांजिएंट्स के अंदर होता है। स्टेडी स्टेट में एक्सपोनेंट के फॉर्म में कुछ भी चीज चेंज नहीं होती है। समझ गए ना? तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, राइज या डिके वट, वो हमेशा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इंडिकेट करेगा, और दोनों का सम विल बी योर कंप्लीट रिस्पॉन्स, ठीक। चलिए, तो मुझे लगता है इतना पोर्शन अगर समझ गए तो अब आरएल का एनालिसिस आपके लिए इजी हो जाएगा। शुरू करते हैं। आरएल सर्किट एनालिसिस। आरएल सर्किट एनालिसिस, ठीक है। केवीएल वगैरह आपको आता है पहले से, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बेसिक सा है, केवीएल केसीएल ये सब। आरसी के समय केसीएल की भी जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहां पर एक आरएल सर्किट बनाया, ठीक है। ये हो गया हमारा डीसी इनपुट V, यहां पर लगी हुई है स्विच, दिस इज आवर रजिस्टर R, और यहां लगा हुआ है हमारा इंडक्टर, इंडक्टर ऑफ L हेनरी, ठीक है। यहां एक स्विच लगा देते हैं जल्दी से। कंडीशन ये है कि एट t इक्वल्स टू 0 ये स्विच क्लोज्ड हो रहा है। कंडीशन समझ जाएगा। अब तो सर्किट देख के आप समझ जाते होंगे कंडीशन कि भाई कोई पूछे t माइनस इन्फिनिटी पे बताओ इसमें इंडक्टर में कितने वोल्टेज थी, यहाँ पे कितनी पोटेंशियल वहां पर थी, कोई पोटेंशियल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर है वो, इट इज अ केस ऑफ अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर, ठीक है। सो इंडक्टर वाज इनिशियली अनएनर्जाइज्ड, लिख देता हूं मैं इस चीज को, इंडक्टर वाज इनिशियली unenergized and the switch is connected, yeah, switch is closed at t equals to 0। इस टाइम फ्रेम पे स्विच क्लोज हो रहा है। अब इसके आगे की कहानी शुरू होती है। एनालिसिस करना है हमको। लेट से केवीएल अप्लाई करते हैं सबसे पहले, ठीक है। शुरुआत हम लोग केवीएल से करेंगे। जैसे ही स्विच क्लोज होगा उसके बाद क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या सिनारियो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वो आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। स्विच क्लोज होने से पहले तो t माइनस 0 पे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ यहाँ करंट फ्लो की वैल्यू कितनी है, 0 बोलोगे आप, है ना। t 0 माइनस पे अगर आप चेक करोगे तो 0 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। पोटेंशियल कितना है? कोई पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे। t 0 प्लस पे कोई करंट नहीं फ्लो होगी यहाँ पर भी। इंडक्टर किसके जैसा बिहेव करेगा? इंडक्टर किसके जैसा बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है क्या? अच्छा, लेकिन अब जब स्विच क्लोज होगी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इस सिचुएशन पे क्या होगा? तो चलिए केवीएल अप्लाई करते हैं। लेट से कि यहाँ पे करंट अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, करंट I, ठीक। चलिए, तो अब अप्लाइंग केवीएल,
नाउ अप्लाइंग केवीएल, केवीएल अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा भाई, v इज इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, आई इंटू एल डी आई बाई डी टी के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, v प्लस आई इंटू आर, यहाँ का ड्रॉप, और एल डी आई बाई डी टी, ठीक है भाई। चलिए डिवाइडिंग बाई एल, हमको क्या करना है, हमको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको अरेंज करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एल से डिवाइड कर देंगे इस पूरे इक्वेशन को, यहाँ आएगा v बाई एल, यहाँ आएगा r बाई एल, और यहाँ पर डी आई बाई डी टी बचेगा। तो इसको मैं अरेंज भी कर लेता हूँ, इट विल बिकम डी आई बाई डी टी प्लस r बाई एल इंटू आई इज इक्वल्स टू v बाई एल, लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ देखिए सारी चीज़ों को एकदम परफेक्टली हम लोग यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आई को कॉमन लेके डी बाई डी टी, और यहाँ पे आर बाई एल का फॉर्म है, ठीक। अब इसको मैं डी लिख सकता हूँ, अगर मैं आई को बाहर निकाल दूँ तो डी बाई डी टी को मैं डी लिख सकता हूँ, साइड में लिख देते हैं, टेकिंग डी बाई डी टी एज डी, सो आई कैन से d प्लस आर बाई एल, आई को कॉमन निकाल लीजिए, इज इक्वल्स टू v बाई एल, ठीक। अब जरा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात करिए कि सर यहाँ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कितना दिख रहा है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा इनपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इनपुट हैज़ टू बिकम ज़ीरो, मतलब ये v बाई एल का पोर्शन मुझको ज़ीरो करना पड़ेगा। इफ द इनपुट इज ज़ीरो, दैट इज v बाई एल बिकम ज़ीरो, तब क्या एक्सप्रेशन आता है, देन वी विल गेट d प्लस आर बाई एल इंटू आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई को उधर भेजो, जीरो हो गया, वी विल गेट d इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल, डी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, d की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस आर बाई एल, अच्छा ठीक, d का एक्सप्रेशन माइनस आर बाई एल। अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, सी एफ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर सी एफ, यहाँ नहीं, इससे और पहले लिख सकते हो आप फॉर सी एफ, क्योंकि मैंने जो ये ज़ीरो कंडीशन अज्यूम किया ना, ये किसके लिए किया, फॉर फाइंडिंग सी एफ। अब आपको हर चीज़ का लॉजिक के साथ पता है, रीज़न के साथ पता है कि क्यों ज़ीरो ले लिया, ऐसे अपनी मर्जी से ज़ीरो नहीं ले लिया भाई, सी एफ फाइंड करना है हमको, इनपुट को ज़ीरो करना होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स तभी निकल के आएगा, ठीक है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो फॉर फाइंडिंग दिस सी एफ, ज़ीरो लिया मैंने यहाँ से, मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया डी का, दैट इज़ माइनस आर बाई एल। अब मैं करंट का एक्सप्रेशन अब यहां से फाइंड करूं, करंट का एक्सप्रेशन आई, ठीक है, विच इज व्हाट, विच इज आवर वाई, आउटपुट, आउटपुट क्या है, करंट है, यही तो फाइंड करना है मुझको। कंपेयर कर लीजिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ये देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, डी वाई बाई डी टी प्लस ए वाई, वाई क्या होता है, वाई हमारा आउटपुट रहता है, आउटपुट में क्या है यहाँ, करंट है, उसी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आई क्या निकल के आएगा यहाँ से, और आई सी एफ पोर्शन खाली, अभी पी आई नहीं निकला है, अभी ओनली सी एफ पोर्शन। तो डी मेरे पास क्या आ गया, माइनस आर बाई एल, तो एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए मेरे पास, के ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी, यही एक्सप्रेशन बनता है इसका फॉर सी एफ। सो आई कैन राइट आई सी एफ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के, यानी कि इनिशियल कंडीशन के, ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा में क्या है मेरे पास, माइनस आर बाई एल, इसको ऐसा लिख लेते हैं, माइनस आर बाई एल टी। यहाँ ये मत बोलेगा कि सर प्लस आर बाई एल टी हो जाएगा, ठीक है, रूट के साथ लिखना है प्रॉपर। सो माइनस आर बाई एल ऑफ टी, दिस इज माई सी एफ, ठीक है। इसको कई लोग कांस्टेंट सी से भी डिनोट करते हैं, के से भी डिनोट कर सकते हो आप, इसमें कुछ गलत नहीं है। सो ये आ गया आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। क्या केवल इसको देख के आप बता सकते हो क्या कि यहाँ पे जो करंट है इसमें ग्रोथ दिख रहा है कि डीके दिख रहा है, क्या इसको देख के बता सकते हैं आप कि करंट जो है इसमें ग्रोथ दिख रहा है या डीके दिख रहा है, आप इसको सोच के भी आंसर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो खैर, तो आगे बढ़ते हैं, ये तो सी एफ आ गया, लिख देता हूं साइड पे सी एफ। नाउ पी आई, नाउ फाइंडिंग, इस जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा थोड़ी देर के बाद इसका आंसर दूंगा आपको, फाइंडिंग पी आई। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। अब पी आई कैसे निकालूं, तो आई पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी, इनटू इनपुट,
इनपुट मतलब याद रखिए आर एच एस, राइट हैंड साइड। पी आई के लिए मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड वाला टर्म वी बाई एल था ना। ये देखिए इनपुट क्या था, वी बाई एल, उसको पुट कर दीजिएगा वहाँ पे। और देखें यहाँ पे 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, तो ये हो जाएगा आई ऑफ पी आई विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, दैट इज माइनस ऑफ आर बाई एल। पुट कर दें इसको यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1 अपॉन आर बाई एल, 1 अपॉन आर बाई एल इंटू इनपुट वी बाई एल, एल ऊपर चला गया, ये बन जाएगा एल बाई आर इंटू वी बाई एल, दैट इज इक्वल टू वी बाई आर। ये क्या आ गया हमारे पास, आई पी आई। इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो आप, क्योंकि सबको कंबाइन करके ही हमको फाइनल कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ करंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स आया यहाँ पे, पी आई आया, तो ये हमारा एस एस आर आया, दैट इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, फिक्स्ड रिस्पॉन्स, फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये बोल सकते हो। तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी आ गई, आई की वैल्यू वी बाई आर। अब जरा आई टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ वी कैन गेट आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ सी एफ प्लस आई ऑफ पी आई, या अरेंज करके अगर लिखूं मैं तो इट विल बिकम वी बाई आर प्लस के ई रेज टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। अच्छा के तो निकला नहीं अभी तक, के भी तो फाइंड करना है। चलो इनिशियल रिस्पॉन्स भी जरा फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कि इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये आ गया हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका कोई नंबरिंग कर देते हैं, नहीं तो बाद में इसको लोकेट करने में दिक्कत जाएगी। कुछ भी नंबरिंग कर दो, इसका नंबरिंग 1 कर देते हैं। नाउ फाइंडिंग द इनिशियल रिस्पॉन्स, फाइंडिंग द इनिशियल रिस्पॉन्स के, या इनिशियल कंडीशन के की वैल्यू जो है उसको हमको फाइंड करना है। इनिशियल वैल्यू बोलिए, रिस्पॉन्स मत बोलिए, ठीक है। स्विचिंग से पहले क्या कोई करंट फ्लो हो रही थी क्या सर्किट के अंदर? कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, मतलब कोई इनपुट था क्या? नहीं था। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि बिफोर स्विचिंग आई कैन से आई जीरो माइनस वॉज जीरो, आई एट जीरो माइनस वॉज जीरो। तो आई एट जीरो प्लस क्या होगा, आई एट जीरो प्लस ये भी जीरो होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। प्रूफ कर चुके हैं हम लोग इस चीज को पिछली क्लास में। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इस बार कि आई जीरो प्लस भी सर जीरो होगा इंस्टेंट जस्ट आफ्टर स्विचिंग। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो इंडक्टर किसके जैसा बिहेव किया, मतलब करंट अगर जीरो हो गई तो देयरफॉर द इंडक्टर इज बिहेविंग, मैं बार बार ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए ये चीज, एज ओपन सर्किट इनिशियली। इनिशियल कंडीशन ही तो फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग। इनिशियल वैल्यू के, ठीक है। सो इंडक्टर इज इनिशियली बिहेविंग एज अ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब जब मैं एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो आई विल राइट जीरो इज इक्वल टू सी ई रेज टू द पावर जीरो प्लस वी बाई आर। ये देखो इसी एक्सप्रेशन का यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सी या कांस्टेंट जो भी आप लिख लो, मैं कांस्टेंट के यूज कर रहा हूं तो मैं के लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। के ई रेज टू द पावर जीरो प्लस वी बाई आर, ई रेज टू द पावर जीरो मैंने यहाँ पे पुट किया, दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू के प्लस वी बाई आर। तो के कितना आ गया, के इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर। मिल गई मुझको इनिशियल कंडीशन की वैल्यू, इनिशियल कंडीशन की वैल्यू के की वैल्यू मिल गई। अब इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, समझ के करेंगे ना तो डेरिवेशन इजी लगेगा आपको, याद करेंगे डेरिवेशन को तो डिफिकल्ट लगेगा। समझ के पढ़िएगा, 4 बार पढ़ना पड़े, 4 बार वीडियो को पीछे करके देखना पड़े, देख लीजिए, लेकिन समझिएगा अच्छे से। एक एक चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे आई। अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ इन दिस इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे v बाई आर है प्लस ऑफ माइनस वी बाई आर, देखिए ये हो जाएगा आई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर ई रेज टू द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी
प्लस वी बाई आर। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, सी एफ पी आई दोनों मिला के कंप्लीट रिस्पॉन्स। पूरी थ्योरी सही बैठ रही है एकदम, जैसा बोल रहे थे वैसे ही। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। इसको चाहो तो आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई आर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू द पावर, जैसा बुक में दिखता है हमको वो वाला फॉर्म जो है वो भी आपको यहां से दिख जाएगा। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। अभी कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से तो शुरू होती है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 जो आपका आया ना, यही मेन है। इसी का यूज करके आपको बहुत सारी चीजें पूछेगा एग्जामिनेशन में। आपको के की वैल्यू पूछेगा, आपको करंट का रिस्पॉन्स, वोल्टेज का रिस्पॉन्स, बहुत सारी चीजें, ग्राफ, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, हमको यहां से क्या दिखाई देता है इसके अंदर, ये वो टाइम टेकन बाय इंडक्टर है। देखिए अब क्या होगा कि हमारे इंडक्टर को जब हमने डिस्कनेक्टेड स्टेट से लेके जब सप्लाई से कनेक्ट किया, जब स्विचिंग किया, क्या होगा एक्चुअल में सर्किट के अंदर, ये सब तो चलो मैथमेटिकल फॉर्म है। एक्चुअली हो क्या रहा है सर्किट में, सर्किट में ये हो रहा है कि करंट जो है वो राइज होनी शुरू होगी। सडनली तो राइज होने नहीं देगा इंडक्टर, बट ग्रेजुअल राइज तो होगा उसके अंदर ना, ग्रेजुअली राइज होगी। ठीक है, कैसे राइज होगा, जीरो से राइज होते होते कहां तक राइज होगा सोचो, करंट जो है अपनी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स तक जाएगी, स्टेडी स्टेट वैल्यू तक जाएगी। यही आपको ग्रेजुअल ग्रोथ को शो कर रहा है, करंट में होने वाले ग्रेजुअल ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को शो कर रहा है। और यकीन मानिए कि 5 टाउ या 5t पर करंट आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंच जाएगी। सबके माइंड में सवाल आया होगा कि सर 5t क्यों बोल रहे हो आप, 4t 6t ऐसा तो भी तो बोल सकते थे ना, वाई 5t। तो पहले t के बारे में समझते हैं और कुछ एक थ्योरी लिखवाता हूं आपको। ये डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा। सो हम लोग बोलेंगे कि इट शोज एन एक्सपोनेंशियल growth, it shows an exponential growth in current from 0 to its steady state वैल्यू। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतनी मेहनत आप लोग भी करिएगा, नोट्स साथ साथ बनाते जाइएगा। ग्राफ में समझ लें कौन से स्टेडी स्टेट वैल्यू की बात कर रहा है। मैंने आपको ये जो लिखवाया इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सेकेंड्स में हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ मैं करंट की बात कर रहा हूँ, आई ऑफ टी इन एम्पियर्स। तो अगर मैं इस ग्राफ को ट्रेस कर रहा हूं तो ये ग्राफ मुझे कुछ ऐसी दिखाई देगी, इस तरीके से। तो यहां पर ना इस ग्राफ के एंड में 2 सेगमेंट दिखाई देते हैं, एक यहां और एक इस पोर्शन पे। ये क्या क्या सेगमेंट्स हैं, ये देखिए कौन कौन सा रीजन है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे दिखा कि करंट की वैल्यू 0 से लेके यहां तक पहुंची, ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। करंट अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचा, ये रीजन क्या है, यही रीजन तो है V बाई आर जो आपको PI के अंदर मिल रहा था। V बाई आर का कंडीशन क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, वो यही कंडीशन है, यही पॉइंट है जहां पे आपको V बाई आर कांस्टेंट दिख रहा है। तो फिर सर ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या शो कर रहा है, दिस इज योर ट्रांजिएंट टाइम, यही आपका ट्रांजिएंट पीरियड है। यहां पे अगर आप देखोगे सो दिस इज योर ट्रांजिएंट पीरियड। तो अब देखो डेफिनेशन ना ग्राफ से बनाइए आप लोग, ग्राफ को देख के डेफिनेशन बताएंगे ज़्यादा इजी रहेगा। तो सर वो स्टेडी स्टेट पे कब पहुंचा, स्टेडी स्टेट पे पहुंचा एट 5 टाउ। इस वैल्यू को याद रखिए, थोड़ी देर के बाद आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा एकदम ज़बरदस्त वाला। ठीक है, ये ग्राफ अभी समझ में आई, बहुत बार आपने बुक में देखा है इस ग्राफ को ऑलरेडी, ऐसे बनती है ग्राफ, ये इसका रीज़न है, एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनेगी। तो मतलब जैसे ही आपने स्विचिंग किया उसके बाद करंट सडनली
अपनी स्टेडी स्टेट पे नहीं पहुंची। इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट जीरो से राइज होते हुए ग्रेजुअली यहाँ पे अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पे जाके रुकी, स्टेडी स्टेट वैल्यू पे कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो ये जो उसको समय लगा फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम जीरो टू इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, दैट पीरियड इज नोन एज ट्रांजिएंट पीरियड या ट्रांजिएंट टाइम। इसी को ट्रांजिएंट टाइम बोलते हैं हम लोग, कि टाइम टेकन बाय द करंट थ्रू इंडक्टर टू रीच फ्रॉम इट जीरो वैल्यू टू इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ जो आपको इक्वेशन में दिखा पिछले पेज में, वो उसकी वजह से ये ग्राफ ऐसा आया। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांजिएंट पीरियड है। 5 टाउ वो टाइम होता है जहां पे कि करंट आपकी कंप्लीटली स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंच जाती है, यानी सर्किट में अब ट्रांजिएंट का अंत हो चुका है और सर्किट आपका स्टेडी स्टेट पीरियड पे पहुंच गया, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आ गया। ठीक, अब बात करते हैं जरा ये टाउ के बारे में। देखो, टाउ का मतलब मैं बोल रहा हूं टाइम कांस्टेंट। मैंने आपको शुरू के दिन बोला था कि इस ट्रांजिएंट्स को पढ़ने के लिए डीसी का बेसिक्स और एसी का बेसिक्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सिंगल फेज एसी एटलीस्ट आपने पढ़ा होगा। सिंगल फेज एसी अगर आप पढ़ें तो मैंने वहाँ पे टाइम कांस्टेंट के बारे में बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। रेजोनेंस जहाँ पढ़े थे वहाँ पे मैंने आपको बैंडविड्थ का कैलकुलेशन, टाइम कांस्टेंट, क्यू फैक्टर से सबके बारे में पूरा चीज़ बताया हुआ है, तो उसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा उसका कंसेप्ट मैं यूज़ करूँगा। इंडक्टर या आरएल सर्किट जो है हमारा, फॉर आरएल सर्किट वी नो दैट टाइम कांस्टेंट टाउ इज गिवन एज एल बाई आर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वन टाइम कांस्टेंट। और इस ग्राफ में मैंने जो 5 टाउ लिखा है वो ये दिखाता है कि 5 टाइम कांस्टेंट पर ये अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच कर जाएगा करंट। ठीक है, प्रूफ करते हैं इस चीज को। तो वन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो एल बाई आर से डिनोट होती है। चलो मान लो कि मैं वन टाइम कांस्टेंट का रिस्पॉन्स देखना चाहता हूं कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना वैल्यू रीच करेगा, ये जानना है मुझे कि करंट जीरो से शुरू होके इन वन टाइम कांस्टेंट हाउ मच वैल्यू विल इट अटेन, कितनी वैल्यू अटेन कर पाएगी। चलो उसी को, एक्सप्रेशन तो है ही, एक्सप्रेशन है हमारे पास ऑलरेडी, उसी को जरा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वन टाइम कांस्टेंट है, अपना स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास करंट का, आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई आर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी। ये है। अब टी में क्या पुट करूं, मैं एक टाइम कांस्टेंट के लिए निकालने जा रहा हूं, आई ऑफ टाउ इज इक्वल टू वी बाई आर। अब हमको यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस आर बाई एल। और मैंने आपको बताया कि टी को हम लोगों को क्या पुट करना है, पुटिंग टी इज इक्वल टू, एक टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इट इज गिवन एज एल बाई आर। ठीक, तो टी इज इक्वल टू एल बाई आर पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू द पावर, कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर में आपके पास आएगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 1 कितना होता है, चलिए इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से। 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 1 इज गिवन एज 0.632। इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आपको मिलेगी। सो वी कैन गेट आई ऑफ टाउ इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू 0.632। वी बाई आर क्या है हमारे पास, देखिए वी बाई आर ना स्टेडी स्टेट की करंट है। वी बाई आर क्या होता है, बाई ओम्स लॉ ऑल्सो वी नो कि ये आई की वैल्यू है, तो इसको हम लोग आई एस से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, ये वो स्टेडी करंट है, स्टेडी स्टेट करंट है, फाइनल वैल्यू ऑफ करंट है जो वहाँ पे रीच करेगी। तो मैंने आपको जो पिछले पेज में ग्राफ बताया हुआ है, इसमें ये बताया हुआ है कि करंट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होके राइज होते हुए हमको ये करंट जो यहाँ मिलेगी, दिस करंट इज आई एस, आई स्टेडी। ठीक है, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट करंट के फॉर्म में जानते हैं। तो वी बाई आर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा टेकिंग वी बाई आर एज आई एस। व्हाट इज आई एस, स्टेडी करंट या स्टेडी स्टेट करंट। इट इज द स्टेडी स्टेट करंट। ठीक है, कि स्टेडी स्टेट पहुंचने पे इतनी करंट हमको मिलनी चाहिए वहां पे। ठीक, अब हमको ये देखना है कि ये जो आई टाउ यानी कि एक टाइम कांस्टेंट पे हमारी जो करंट निकल के आई वो स्टेडी स्टेट करंट या फाइनल वैल्यू ऑफ करंट की कितनी परसेंट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर आई टाउ यानी वन टाइम कांस्टेंट पे होने वाली करंट की वैल्यू इज 63.2% ऑफ आई एस। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट जो है वो कितनी परसेंट हो जाएगी, एक टाइम कांस्टेंट में 63.2% ऑफ स्टेडी स्टेट करंट वैल्यू हमको मिलने लग जाएगी वहां पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको समझ में आ गया
कि एक टाइम कांस्टेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द टाइम टेकन बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर starting from zero value to 63.2% of its steady state value, that time is known as time constant. ठीक, इसी को हम लोग टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में बोलते हैं। तो समझ आ गया ये पॉइंट कि टाइम कांस्टेंट हम किसको बोल रहे हैं। और टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपने एसी सर्किट पढ़ा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ टाउ दैट इज आर बाई एल, है ना। टाउ को हम लोग एल बाई आर से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ टाउ की बात कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ टाउ दैट मीन्स 1 बाई टाउ इज गिवन एज आर बाई एल विच इज व्हाट, किस चीज को बोलते हैं हम लोग, ये दिस इज डैम्पिंग रेशियो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो ग्राफ बना के बताया, उस ग्राफ में मैंने इसी कंडीशन को, ये जो मैंने करंट का राइज आपको दिखाया, इसको 5 टाउ पे होता हुआ दिखाया, यानी कि स्टेडी स्टेट करंट को मैंने 5 टाउ पे रिप्रेजेंट किया, कुछ ऐसे। ठीक है, अब इससे थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इस ग्राफ को देखा था। तो मैंने आपको बोला कि अगर ये आई टी है, ठीक है, तो ये अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच करेगा एट 5 टाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू दिस आई एस वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था। ठीक, दिस इज टाउ इन सेकेंड्स। तो अब सवाल ये उठता है, ठीक है, ये डेरिवेशन का मेजर पोर्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जस्ट कुछ वैल्यूज निकालेंगे, वोल्टेज वगैरह बस फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मैंने 5 टाउ ही क्यों बोला, 4 टाउ या 6 टाउ क्यों नहीं बोला, है ना। हर बार आपने बुक में भी देखा होगा कि भाई 5 टाउ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच हो जाती है। कैसे ऐसा होता है, चलो अभी मैं प्रूफ करके बताता हूँ। ठीक, क्वेश्चन ये है, वाई आई एस एट 5 टाउ, हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि 5 टाउ पे करंट की स्टेडी स्टेट वैल्यू वहाँ फ्लो होने लग जाएगी। देख लेते हैं। आपके पास करंट का इक्वेशन है, पुट कर दीजिए। देखिए हमारे पास है ना, आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, v बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी, ये एक्सप्रेशन था हमारे पास। अच्छा ठीक है, तो r बाई एल जो है ये हमारे पास किस चीज़ का वैल्यू है, यहाँ से हम लोगों ने जब टाउ पुट किया तो कितना आया, -1 आया। ठीक, 5 टाउ पुट करूंगा तो कितना आएगा, टाउ का मतलब हो गया एल बाई आर, एंड 5 टाउ का मतलब क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ एल बाई आर। इसको यहाँ पुट कर दीजिए आप टी की जगह पे। सो नाउ पुटिंग टी इज इक्वल्स टू 5 एल बाई आर, यहाँ पे पुट कर दीजिए। एक्सप्रेशन में क्या बचेगा आपके पास, वी विल गेट आई एट 5 टाउ इक्वल टू वी बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर -5। चेक कर लीजिए, यही होगा, माइनस आर बाई एल इंटू टी, टी की जगह पे एल बाई आर पुट किया, एल और आर कैंसिल आउट हो गया, -5 बचा मेरे पास। तो 1 माइनस ई रेस टू द पावर -5 की वैल्यू समवेयर अराउंड 99% के आसपास होती है। सो वी नो दैट 1 माइनस ई रेस टू द पावर -5 इज अराउंड 0.993, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ आपको। सो देयरफॉर आई कैन से कि करंट एट 5 टाउ कितनी हो जाएगी, v बाई आर। अब v बाई आर को मैं आई एस डिनोट कर सकता हूँ, आई एस का कितना प्रतिशत हो जाएगा, आई एस इंटू 0.993 और 99.3% ऑफ स्टडी स्टेट करंट, दैट इज नियरली आई एस। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि 5 टाउ पीरियड पर, यानी कि 5 टाउ पीरियड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको उस पीरियड पर जो करंट की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी नियरली और स्टेडी स्टेट करंट वैल्यू। ठीक है, तो अभी आपको रीज़न समझ में आया कि क्यों 5 टाउ ही बोला जाता है हमेशा, भाई इस समय फुल करंट या स्टेडी स्टेट करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगी इंडक्टर के थ्रू, ये इसका रीज़न है। ठीक, चलिए ये तो खैर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि भाई अगर सपोज कर लीजिए हमको क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं हर बार करंट निकालने बोले, आरएल सर्किट दिए आपको बोला चलो बताओ वोल्टेज फाइंड करिए, इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, या जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ये फाइंड करने बोलता है, वो भी आप इससे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए लिखते हैं दूसरा पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। देखिए करंट का एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन है आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर -r बाई एल टी। ठीक है, और हमको पता है कि
V इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है। ठीक है, ये स्मॉल I इंटू आर आप लिख सकते हो। देयर फोर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, मैं यहाँ VR की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। सर्किट जो है एक बार फिर से आप देख सकते हैं, इस तरीके का सर्किट है हमारे पास। यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ इंडक्टर है। तो जब स्विचिंग हो गई थी, आफ्टर स्विचिंग हमको ये जानना है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना है, ये पोटेंशियल। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 स्विचिंग हो गया था। इसके बाद की कंडीशन पे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हमको कितना मिलेगा, तो इसको I को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद R, तो V से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, V बाई आर इंटू आर, दैट इज V इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेशो द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी। एक्सप्रेशन आ गया। अभी फिलहाल एक्सप्रेशन पे ही छोड़ेंगे इसको। जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो वहां पर आपको टी की वैल्यू बताएगा, है ना। आर बाई एल की कंडीशन आपको मिल जाएगी, यहाँ वैल्यू दिया रहेगा, आर इतने का है, इंडक्टर इतने वैल्यू का है, तो उस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना रहेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से। ठीक है, और आपको पूछेगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, चलो वो फाइंड कर लेते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL। ठीक है, देखिए रजिस्टर के अक्रॉस तो ये हो गया, इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो गया, VL इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। सो इट इज गिवन एज एल डी आई बाई डी टी, या फिर एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ करंट कितना था हमारे पास, V बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेशो द पावर। तो V बाई आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बिकम V बाई आर माइनस V बाई आर इंटू ई रेशो द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी। और इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इंडक्टेंस एल बाहर आ जाएगा, माइनस V बाई आर, यहाँ से आगे माइनस V बाई आर, देन उसके बाद माइनस ई रेशो द पावर, ये तो माइनस आर बाई एल, और ई रेशो द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी था हमारे पास। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई रेशो द पावर माइनस आर बाई एल टी, हाँ माइनस आर बाई एल ऑफ टी। ठीक है, डन। तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस साइन हट गया, V बाई एल बचेगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, V बाई एल हो गया ये। तो वी एल इज इक्वल्स टू, एल से कैंसिल आउट कर दोगे, हाँ एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एल कैंसिल आउट हो गया, आर कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ वी बचा आपके पास, माइनस ऑफ वी ई रेश द पावर माइनस आर बाई एल। ठीक है, माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास v इंटू ई रेश द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी। ये एक्सप्रेशन बच रहा है फाइनल, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी एल। ये एक्सप्रेशन इसलिए आपको निकाल के बता रहा हूँ, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो आपको जब वी आर फाइंड करना होगा या वी एल फाइंड करना होगा तो आप ये डिराइव थोड़ी ना करोगे एग्जामिनेशन में, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप सीधे इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे फॉर द आर एल सर्किट। ठीक है, तो अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर फाइंड करना है तो वी ई रेश द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी निकाल लोगे। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर फाइंड करना है तो आप उसको इस तरीके से फाइंड करेंगे, वी इंटू 1 माइनस ई रेश द पावर माइनस आर बाई एल टी। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी इसका क्वेश्चन बनवाऊंगा अभी तुरंत के तुरंत आपसे, देखिएगा बहुत आराम से आपसे सवाल बन जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ, क्या ग्राफिकली आप समझा सकते हो ये दोनों पॉइंट्स को कि वी आर और वी एल का क्या सीन है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर थोड़ा ध्यान से दोनों एक्सप्रेशन को देखेंगे आप, वी आर क्या होता हुआ दिख रहा है आपको, वी आर में दिख रहा है वी माइनस वी इंटू ई रेशो द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी। मतलब क्या हुआ समझिए, जहां वी दिखा वो आपको कौन सा पोर्शन दिख रहा है, वो नॉन ट्रांजिएंट पोर्शन दिख रहा है, इसका मतलब स्टेडी स्टेट पोर्शन दिख रहा है। और फिर जहां पे आपको दिखा माइनस ऑफ वी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वी इंटू ई रेश टू द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये डीके होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि एक स्टेडी स्टेट पोर्शन है और दूसरा ट्रांजिएंट का पोर्शन है, एक पोर्शन डीके होता हुआ दिख रहा है और दूसरा स्टेडी स्टेट पोर्शन हमको फिक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर के अक्रॉस हमको पता है कि ट्रांजिएंट का पोर्शन कुछ नहीं रहता है, कोई ट्रांजिएंट का सीन नहीं है। तो रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर के अक्रॉस जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप होता हुआ दिखना चाहिए हमको। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता हुआ बढ़ना, जो मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करंट ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप। सिचुएशन को समझिए, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अगर रजिस्टर के थ्रू मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ड्रॉप की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। ठीक है, ड्रॉप की वैल्यू बढ़नी चाहिए, वही हो रहा है यहाँ पे।
तो दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करिए अब एक बार, साथ साथ में बनाते हैं। देखिए हो क्या रहा है, जब हम लोग टाउ की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू आई ऑफ टी, तो आपने नोटिस ये किया कि करंट जो है वो कुछ ऐसा स्टेट बना रही है, ऐसा कुछ बन रहा है करंट का ग्राफ। मतलब ज़ीरो से शुरू हुआ और ये पहुंचा आफ्टर 5 टाउ, इट हैज़ रीच्ड आई एस, मतलब अपनी स्टेडी स्टेट करंट वैल्यू तक ये पहुंच गया है ना। इस पोर्शन को मैंने आपको बोला कि ये वी बाई आर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। करंट में क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली करंट राइज हो रही है। मैंने आपको बताया ये ट्रांजिएंट पीरियड है, यहाँ से स्टेडी स्टेट पीरियड शुरू हो जाता है इसका, ठीक है। ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट वी बाई आर का एक्सप्रेशन को शो करती है। अब इसी चीज़ को वोल्टेज के टर्म में अगर मैं दिखाऊं तो क्या बनेगा, लेट्स से दिस इज वी ऑफ टी, अगेन सेम है टाउ, ये हमारा यहाँ पे 5 टाउ पीरियड होगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रही है, वी आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रजिस्टर के अक्रॉस क्या दिखेगा आपको, रजिस्टर के अक्रॉस ऐसे ही राइज होता हुआ आपको दिखेगा, दिस विल बी योर वी आर। वी आर में राइज दिखेगा आपको, सोचिए वी आर ऐसी राइज होगी। अच्छा ये स्टेडी स्टेट वैल्यू वो कब रीच करेगा, एट 5 टाउ करेगा रीच, ठीक है। अब वी एल के एक्सप्रेशन पे आइए जरा, यहाँ वी एल निकाला हम लोगों ने, क्या इसमें आपको कोई स्टेडी वैल्यू दिखाई दे रही है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में स्टेडी वैल्यू दिख रही है क्या आपको, जो वोल्टेज की वैल्यू दिख रही है वो एक्सपोनेंशियली डिके होती हुई वोल्टेज है, इसमें राइज होती हुई कोई वोल्टेज का सीन नहीं है। तो अगर एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। ये पॉइंट समझ रहे हैं कैसा होगा, हो सकता है एग्जैक्टली यहां से ना शुरू हो, लेकिन कुछ ऐसा आपको ज़रूर दिखाई देगा। मतलब एक्सपोनेंशियल ड्रॉप जो है, एक्सपोनेंशियल फॉल जो है, वो आपको वीएल की ग्राफ के अंदर दिखेगा एज पर दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से भी ये चीज़ प्रूव होता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये होना भी चाहिए ना, क्यों ऐसा ग्राफ क्यों बना सर, ऐसा ग्राफ इसलिए बना क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये कंडीशन को कि भाई इंडक्टर जो है इनिशियली कैसे बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह, बाद में कैसे बिहेव कर रहा है, लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विचिंग। एक अनचार्ज इंडक्टर, केस 1 को याद करिए जो मैंने आपको बताया, एक अनचार्ज इंडक्टर स्विचिंग करने के काफ़ी देर के बाद, यानी कि स्विच ऑन करने के काफ़ी देर के बाद, हम लोगों ने स्विचिंग किस करके क्या किया, इंडक्टर इनिशियली अनचार्ज था, स्विचिंग किया तो उसको सोर्स से कनेक्ट किया। जब सोर्स से कनेक्ट किया तो क्या हुआ कि इंडक्टर लॉन्ग आफ्टर दिस स्विचिंग, यानी कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव किया, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव किया। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट केस में वोल्टेज बिकम जीरो, ठीक है। तो वो सिचुएशन दिख रहा है आपको यहाँ पे अब ग्राफ के अंदर। तो अब उस सिचुएशन को जो मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया था वो मैथमेटिकली भी दिख रहा है और ग्राफिकली भी आपके सामने है। तो अब जाके ये पॉइंट प्रूव होता है, अब जाके ये पॉइंट आपको इस ग्राफ्स के थ्रू भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सिचुएशन जो है वो अराइज हो रही है। तो एट 5 टाउ वो अपनी स्टेडी स्टेट कंडीशन पे चला जाएगा। और आप सबको पता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन यानी कि टी टेंस टू इन्फिनिटी तक क्या हो जाता है, टी टेंस टू इन्फिनिटी तक इंडक्टर जो है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन मतलब वी आर विल बिकम जीरो, ठीक है, वी एल विल बिकम जीरो, और वी आर जो है वो ड्रॉप जो है वो मैक्सिमम कंडीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ से जाके प्रूव होती है, समझ जाएंगे, इसको थ्योरेटिकली एक्सप्रेस कर लेंगे आप लोग। यही था इसका पूरा का पूरा सार, यही था इसका पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको अगर हम रट के चलें या सिर्फ डेरिवेशन याद कर लें तो ये समझ नहीं आता। इसको समझ के चलेंगे ना तो हर ये चीज़ अपने आप एक एक करके बनती चली जाएगी। आप एग्जामिनेशन में ऐसे ही ग्राफ बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं लास्ट जाने से पहले बस। चलिए एक सैम्पल क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ, सेम जैसा अभी पढ़ रहे थे वैसे एक सर्किट बताता हूँ आपको मैं। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप कौन कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं, अगर माइंड में ये चल रहा होगा कि सर बुक्स के बारे में कुछ बता देते हैं, तो देखिए वैल्कनबर्ग की बुक है, अच्छा दिया हुआ रहता है, इसमें क्वेश्चन भी रहते हैं प्रॉपर। सर्डिको की किताब है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ अच्छी किताबें हैं, इनसे पढ़िएगा तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा डेवलप होता जाएगा। तो जितना चीज़ मैंने बताया हुआ है, इवन जो मैं क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको सर्डिको या वैल्कनबर्ग के अंदर मिल जाएगा। आर की कुछ वैल्यू रख लेते हैं, बोलिए 30 ओम बोल देते हैं इसको, ठीक है। इंडक्टेंस की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर है स्विच, सेम थिंग वी वोल्टेज, कंडीशन वही है सेम, स्विच एट टी इक्वल्स टू जीरो पे ऑन हो रहा है, यानी कि कनेक्ट हो रहा है एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर, ठीक है।
कुछ वैल्यू रख लेते हैं, लेट्स से V इज इक्वल टू 60 वोल्ट्स प्लस माइनस, और इंडक्टेंस रख लीजिए 20 मिली हेनरी की, इंडक्टेंस की वैल्यू 20 मिली हेनरी। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देंगे इसको, सॉल्व करने लायक बना देते हैं। 30 है तो 15 के रेशियो पे ले लेते हैं इसको, हाँ। लेट्स से 15 मिली हेनरी। अभी ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं इस चीज़ को। फाइंड, वही सारी चीज़ें, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एल एंड आई, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी आई, ये भी फाइंड करने को बोल दिया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको टाइम देगा, आपको टाइम बताएगा कि एट टी इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड, या एट टी इक्वल्स टू 2.1 सेकेंड, या 2 सेकेंड्स, 2.5 सेकेंड, ऐसा कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है, कि ऐसा लिखा रहेगा कि एट टी इज इक्वल्स टू सम वैल्यू, तो वो वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि उसमें लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें आप टी को जो भी पुट करेंगे उसके आधार पर आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, मेन पर्पज़ ये है समझना कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो इस पोर्शन को मैं हटा रहा हूँ अभी कि टी की वैल्यू क्या दिया, बस इतना मानिए कि इतना चीज़ अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे आप क्वेश्चन से। चलिए समझते हैं सिचुएशन क्या है। केस 1 की सिचुएशन दिखाई दे रही है। इनिशियली इंडक्टर जो था अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर था ये, अब क्या होगा, ग्रेजुअली आफ्टर स्विचिंग इंडक्टर जो है वो एनर्जाइज होना शुरू होगा। करंट का क्या सीन है, करंट सर 0 से लेके IS तक इंक्रीज होने जा रही है, स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच करने वाली है। ठीक है, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा इनिशियली, T0 माइनस पे क्या होगा, T0 माइनस पे कितनी करंट जा रही थी, तो भाई T0 माइनस पे करंट I की वैल्यू 0 थी। T0 प्लस पे क्या होगा, वहाँ पे भी I की वैल्यू 0 होगी, इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अपोज करने वाला है। ठीक है, परफेक्ट। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। वोल्टेज में क्या होगा बताइए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर विल इंक्रीज, एंड व्हाट अबाउट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल, यानी VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VL की वैल्यू जो होगी वो एक्सपोनेंशियली डिके करती जाएगी, करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाएगी वहां से। पूरा सिनारियो क्लियर है अब आपके माइंड में, एकदम मस्त तरीके से आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो आफ्टर या एट t इज इक्वल टू 0, स्विचिंग होने के बाद अप्लाइंग KVL लगाएं इसके ऊपर। अब ये मान लीजिए कि स्विच क्लोज हो चुका है, t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आफ्टर t इक्वल टू 0, एट भी नहीं लिखते हैं, t इक्वल टू 0 के बाद की सिचुएशन पे हम लोग KVL लगाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सुधार लेता हूं। आफ्टर t इक्वल टू 0 अप्लाइंग KVL, चलो अब ये मान लीजिए कि सर्किट कंप्लीट हो गया है, अब जरा KVL लगाते हैं। तो 60 इज इक्वल टू 30i प्लस 15 di/dt, लिख सकते हैं ना ऐसा, मिली हेनरी है तो मिली वगैरह का ध्यान दीजिएगा। सो इट विल बिकम 30i प्लस LDI/dt, 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 d/dt ऑफ i इज इक्वल टू 60। सिंपल है, केवीएल का इक्वेशन में लगा रहा हूँ, ये कंडीशन मिलने वाली है। अब एक काम करते हैं, इसको मिली में रहने देते हैं, होल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 15 रेज़ टू द पावर -3 से। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है मुझको। सो dividing by 15, what will be getting 15 और 30 है तो यहाँ बचेगा 2i प्लस di/dt इज इक्वल टू 4, कुछ ऐसा बचना चाहिए। ठीक है, तो या फिर आई कैन से कि di/dt प्लस 2i, अरेंज कर रहा हूँ जस्ट इसको मैं, इज इक्वल टू 4। अब देखिए हमारा स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आता था फर्स्ट ऑर्डर का, बिल्कुल वैसे ही अरेंज हो गया। याद है ना आपको, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते थे, dy/dt प्लस ay इज इक्वल टू bx, इनपुट ये हमारा आउटपुट y, a और b हमारे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, याद है आपको ये चीज़, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड कंडीशन, बस वैसे ही इसको अरेंज किया है। तो अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करना है हमको। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d प्लस 2 इन ब्रैकेट i दैट इज इक्वल टू 4। ठीक, तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, करंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस करंट का पी, दोनों के सम के फॉर्म में हमको इसकी वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, करंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा यहाँ इस केस में, k इंटू ई रेज़ टू द पावर, अब देखिए k इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा टी, इस फॉर्म में आपको ये वैल्यू मिलेगी। अल्फा यहाँ पे क्या है, -2 है,
माइनस टू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई सी एफ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इक्वल टू जीरो लेकर के सॉल्व कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब पता है, इसलिए मैं दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे भाई इनपुट को जीरो लिए होंगे तब हम लोग सी एफ निकाले होंगे, ये मिला होगा। ठीक है, सी एफ किस चीज़ को डिनोट करता है, रिवाइज कर लें एक बार। सी एफ किस चीज़ को शो कर रहा है? सी एफ आपके ट्रांजिएंट कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट को सी एफ से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अब पी आई निकालना है हमको, तो आई पी आई लिख लेते हैं, आई ऑफ पी आई। ठीक है, यहाँ पे आया के ई रेस टू द पावर माइनस टू टी। करंट पी आई का क्या हो जाएगा? आई पी आई इज आर एच एस वाला पार्ट, दैट इज वी बाई आर। वी कितना है 60, आर कितना है 30, दिस शुड बी 2। तो आई ऑफ पी आई इज 2, ये इतना आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो टोटल करंट कितना होगा फिर? ओवरऑल करंट इज 2 प्लस के ई रेस टू द पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी। ये आ गई ओवरऑल करंट की वैल्यू, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमको के की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू नहीं पता है। के कैसे निकालेंगे? के क्या है? इनिशियल कंडीशन है। के इज अवर इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन पे बात कर लें तो हमको ये पता है कि सिंस एट आई जीरो माइनस जो करंट की वैल्यू होगी, सेम करंट की वैल्यू आई एट जीरो प्लस भी होगी। कितनी? जीरो। करंट की वैल्यू जीरो माइनस पे जितनी है उतनी ही जीरो प्लस पे भी है, मतलब वो इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्विचिंग के पहले और जस्ट स्विचिंग के जस्ट बाद। ये जीरो है, तो दैट इज इक्वल टू के इंटू वन बाई ई रेस टू द पावर। वहाँ पे हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं, तो ये के इंटू वन के फॉर्म में वैल्यू आई प्लस टू, इसी से निकाल लीजिए, इज इक्वल टू जीरो। देयर फोर के इज इक्वल टू माइनस टू। लिख सकते हैं क्या ऐसा? मिल गई यहाँ से के की वैल्यू, देख लीजिए के की वैल्यू माइनस टू आई, इसको पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो देयर फोर वी विल गेट आई फाइनल एज टू प्लस ऑफ माइनस टू ई रेस टू द पावर माइनस टू टी, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, और टू को आप चाहो तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। आई इज इक्वल टू, क्योंकि टी की वैल्यू मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया यहाँ पे, तो आप इसको अभी के लिए कॉमन निकाल के रख दो, ई रेस टू द पावर माइनस टू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। आंसर आ गया आपका आई का। आप यहाँ पे अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी टी दिया होगा, हो सकता है टी आपको बोला होगा कि एट 0.5 सेकेंड्स है ना आफ्टर स्विचिंग, एट 0.23 सेकेंड्स आफ्टर स्विचिंग, जो भी बोलेगा वो टी यहाँ पे पुट करेंगे, कैल्सी में इसको पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक, तो टी की जैसी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टू टी, दिस वैल्यू इन एम्पियर्स। ये आ गया हमारा एक आंसर। ठीक है, दूसरा हमको क्या पूछा क्वेश्चन में? सेकंड नंबर पे हमको पूछा वैल्यू ऑफ वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? एक्सप्रेशन है वी इंटू वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी। ठीक है, आर से डिवाइड हुआ था, ये हट गया था, यही है वी का एक्सप्रेशन। ठीक है, आई इंटू आर करके वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर बाई एल ऑफ टी। वोल्टेज कितना दिया क्वेश्चन में? 60। वन माइनस ई रेस टू द पावर रूट कितना आया? माइनस टू टी। आ गया दूसरा आंसर। फिर से टी की जो भी वैल्यू आपको सवाल में बोला रहेगा, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू बोला होगा उसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं आप। कितना? वोल्ट्स। ठीक है, वी आर भी निकल के आ गया। चलो वी एल फाइंड कर लेते हैं अब यहाँ से। थर्ड पॉइंट पर वी एल है। वी एल का एक्सप्रेशन क्या आया था याद करिए। क्या वी एल के अंदर कोई पी आई वाला पोर्शन था क्या? नहीं था। वी एल के अंदर कोई स्टेडी स्टेट का पोर्शन नहीं दिखा। वी ई रेस टू द पावर माइनस टू टी डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, या फिर वी एल इज इक्वल टू वी है हमारा 60, ई रेस टू द पावर माइनस टू टी वोल्ट्स। ये आ गया अब हमारा वी एल का आंसर। बोलिए यहाँ तक का पोर्शन आप सभी को समझ में आया कि कैसे हुआ? देखिए चीज़ें कितनी इजी हो गई, यहाँ कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, हमको पता है कि वी एल कैसे आ रहा है इस तरीके से, और प्लस लॉजिकली भी पता, कंसेप्ट वाइज भी पता चल गया कि ये सारा एक्सप्रेशन कैसे आता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा आपसे तो इसके थोड़े और बड़े क्वेश्चंस भी बनाएंगे हम लोग, और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरसी का एनालिसिस भी सेम ऐसे ही करना सीखेंगे। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, मस्त तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो ट्रांजिएंट्स पढ़ने में यहाँ तक मजा आ रहा है कि डर लग रहा है, बस इतना बताइएगा मुझको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि क्या अभी भी इतनी दूर तक जितना पढ़ा, आगे का मत सोचो कि क्या होगा, अभी तक जो पढ़ा उसमें डर लग रहा है या मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे और आपको और
पे में उसको बता के पढ़ाना है, मैं और उस तरीके की कोशिश करूँगा। मेरा पर्पस बस इतना ही है कि ट्रांजिएंट से जो डर बैठा हुआ है ना आप लोग के मन में कि सर ट्रांजिएंट तो बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा डर लगता है, एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं, ये नहीं करना है यार। इजी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है वो। थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ट्रांजिएंट बहुत इजीली बनेगा आपसे, उसके पूरे क्वेश्चंस बना के आओगे। अब वो चाहे आप गेट एग्जाम की तैयारी भी करोगे ना तो भी बनाओगे, कंसेप्ट तो यही है हर जगह पर। ईएसी की तैयारी करेंगे आप, वो भी बनाएंगे। ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको गेट और ईएसी के क्वेश्चंस भी यहीं पे करवाऊंगा, वो भी देखिएगा कैसे बनते हैं। ए एग्जाम में नॉर्मली पूछता है ट्रांजिएंट के क्वेश्चन, ए के पेपर्स के हिसाब से भी देखेंगे क्या होता है। और जेई के लेवल का चीज़ जो है वो तो डेरिवेशन के बीच बीच में और थ्योरी के ड्यूरेशन में मैंने लिखवाया हुआ है आपको ऑलरेडी। तो मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, बस पूरा लेक्चर सीक्वेंस में देखिएगा, ठीक है। चलिए आप सभी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो के सारे कंटेंट आपको प्रॉपर समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक मस्त तरीके से पढ़ेंगे ट्रांजिएंट्स के बारे में। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।